कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो भाग 4 में भी संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर भाग 4 का जोड़ दिया गया और उसमें भी अनुच्छेद 51 का जोड़ दिया गया। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था। इसमें से जो भी बेसिक चीजें बनती हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, हम लोगों ने एक एक करके उसको देख लिया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताए, अन्यथा हम लोग आगे चलते हैं। आज संविधान के भाग 5 का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। भाग 5 में कहां से पेपर में प्रश्न पूछता है। वैसे भाग 5 कई अध्याय में विभाजित है। आज हम लोग संविधान के भाग 5 का प्रथम अध्याय का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है संघीय कार्यपालिका। किसका उल्लेख है? संघीय कार्यपालिका। देखिए, जहां संघीय कार्यपालिका है, संघीय का मतलब ये सीधे सीधे समझिए, अगर संघ की बात करता है तो सीधे सीधे ये केंद्र की बात कर रहा है। और हमारे संघीय कार्यपालिका अर्थात संघ जो है वो 3 भागों में विभाजित है। इसके कितने अंग हैं? संघ के 3 अंग हैं। केवल ध्यान से समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। इस संघ के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कौन सा है? विधायिका। अगला कौन सा है? कार्यपालिका। और अगला है न्यायपालिका। यही हमारे लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली के 3 मजबूत आधार स्तंभ है। इसी के बल पे हमारी शासन सत्ता टिकी हुई है। इसी के द्वारा हम शासन सत्ता मजबूती के साथ अपना चला रहे हैं। हमारे देश की शासन सत्ता मजबूती के साथ चल रही है। अब एक नजर हम डालते हैं कि इस विधायिका का क्या कार्य है, कार्यपालिका का क्या कार्य है और न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो विधायिका का मतलब जहां देश के लिए कानून बनता हो उसे हम संसद कहते हैं। कानून बनता है उसे संसद कहते हैं। तो विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? शासन संचालन के लिए विधि निर्माण करना। विधायिका का कार्य है कि शासन संचालन के लिए विधि का निर्माण करना और उन विधियों के अनुसार शासन सत्ता को सुचारू ढंग से चलाने का दायित्व किसका है? तो कार्यपालिका का है। अब इन विधियों को, जैसे ये विधायिका विधि का निर्माण कर रही है, उस पर विवाद की स्थिति में तो समाधान प्रस्तुत करने का कार्य न्यायपालिका का है। और क्या कार्य है इसका? न्याय करना। इसमें जैसे विधायिका के कौन कौन से अंग हैं? तो विधायिका में कौन सबसे पहले है? राष्ट्रपति। और उसके बाद है अगला संसद। भाई हमारे देश का जहां से कानून बनता है संसद। संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। तो संसद के कितने अंग हैं? तो एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। ये तो भाई विधायिका के अंग हो गए, उच्च सदन और निम्न सदन। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, भाई हमारे यहाँ का कार्यवाहक प्रधान तो राष्ट्रपति ही है, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद। और अगले कौन है? नौकरशाह, भाई जिनके माध्यम से शासन सत्ता आखिरी पायदान तक पहुंचती है। शासन की जो भी बागडोर है आखिरी पायदान तक पहुंचती है नौकरशाह। तो ये कार्यपालिका के अंग हो गए। और न्यायपालिका में आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ये हमारे लोकतंत्र के 3 मजबूत आधार स्तंभ हैं जिनके माध्यम से शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलती है। अब इन लोगों में भी हम सबसे पहले देखते हैं कि संघीय कार्यपालिका अर्थात संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 1 का अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने कहां तक अध्ययन कर लिया था? संविधान के भाग 4। बिल्कुल, बाद में संशोधन के द्वारा 4 का देखा था हम लोगों ने। और उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो हम लोगों ने वहां देख लिया था अनुच्छेद 52 तक। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 का तक हम लोगों ने देख लिया।
51 का स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 के का में जो था कितना अनुच्छेद थे? 51 अनुच्छेद थे। आज की क्लास में हम लोग संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 52 से हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में अनुच्छेद 51 तक का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 52 से प्रारंभ करते हैं। और ये सब अध्याय 1 में कितने अनुच्छेद वर्णित हैं? तो अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक का इसमें उल्लेख है। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या उल्लिखित है। अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत जो देश है उसका एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है भाई? सबसे पहला पावरफुल व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो अनुच्छेद 52 में क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या कहता है कि भारत के संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। भारत की जो संघीय कार्यपालिका, हम लोगों ने क्या देखा, संविधान के भाग 5 में क्या संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 53 में किस चीज का उल्लेख कर दिया गया? तो अनुच्छेद 53 में कहता है कि भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रधान जो कौन है तो वो राष्ट्रपति है। और क्या है? इस राष्ट्रपति को पावर देखिए कितनी दे दी गई है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित हैं। संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं सब राष्ट्रपति में निहित है। संघीय कार्यपालिका, भारत की जो संघीय कार्यपालिका है कि सभी शक्तियां इस राष्ट्रपति में निहित है। ये इसका प्रयोग, अब देखिए आप क्या कह रहे हैं कि जो है इसको पावर नहीं है। देखिए ये व्यक्तित्व प्रथम व्यक्ति है, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति है। इसे सभी संघीय कार्यपालिका की शक्तियां प्राप्त हैं। ये संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से शासन सत्ता चलाता है। अब जैसे पहले क्या था कि कोई एक बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्तित्व है। अब राष्ट्रपति हमारे लिए क्या है? एक बड़ा व्यक्तित्व है, प्रथम नागरिक था भारत का। तो अब स्वयं तो कार्य करेगा नहीं, उसके कार्य करने के लिए क्या प्रावधान किया गया अनुच्छेद 53 में कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। बिल्कुल सही है। और क्या है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित हैं, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार, देखिए सबको संविधान से बांध दिया गया, किसी को भी संविधान से ऊपर नहीं रखा गया। सबसे ये कहा गया कि आपको जो भी करना है आप संविधान के दायरे में रहते हुए करेंगे। तो राष्ट्रपति से भी कहता है कि वो संविधान के अनुसार इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब हमारे यहाँ राजा महाराजा वाला तो प्रबंध था नहीं कि भाई राजा हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। अब ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से जब हम लोगों ने अपनाया तो अब हमारे यहाँ राजपाट तो है नहीं। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में राजा होते हैं। तो बनाया गया कि जो राष्ट्रपति है ये ब्रिटेन के सम्राट के समान ही होगा, बराबर होगा। जो संवैधानिक स्थिति है राष्ट्रपति की, ये ब्रिटेन के सम्राट के समान ही होगी। और राजा तो कुछ करता नहीं भाई, ब्रिटेन का सम्राट जो वो तो कुछ करता नहीं। तो हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान के अनुसार दर्जा दिया गया, तो वो ब्रिटेन के सम्राट के समान ही बनाया गया। भाई दोनों बराबर हैं। अब यहाँ फर्क क्या है कि ब्रिटेन में जो है वंशानुगत पद के द्वारा राजा बनते हैं कि एक पिता राजा हैं, उसके बाद उनका लड़का राजा बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का हमारे यहां निर्वाचन होता है, लेकिन
राष्ट्रपति तो सीधे सीधे जनता द्वारा चुना नहीं जाता, लेकिन ये जनता का प्रतिनिधि, सबका राष्ट्रपति, जैसे जितने भी भारत के लोग हैं वो सबका राष्ट्रपति है, पूरे भारत का प्रथम नागरिक है। तो इसके लिए अनुच्छेद 54 का उल्लेख कर दिया गया। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। जैसे आम चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री मतलब सांसद या मुख्यमंत्री मतलब विधायक, तो इनका जो चुनाव होता है तो आम जनता द्वारा होता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है अनुच्छेद 54 में? राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें कौन कौन? संसद, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में वही लोग भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं। मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति तो ही मनोनीत करता है। तो अगर मनोनीत करेगा भाई, जैसे आपको हमने नियुक्त कर दिया तो आप हमारी कुछ ना कुछ तो सुनेंगे ही। तो यहां पर क्या प्रबंध किया गया संविधान में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही लोग भाग लेंगे जो निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति मनोनीत है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डाल सकता। संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं, या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो भी निर्वाचित हैं वही लोग मत देने के हकदार हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहां राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालने के हकदार हो गए। लेकिन अब संघ शासित क्षेत्र तो छूट गए, तो इसके लिए 70वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? बिल्कुल 1992 ईस्वी में। 70वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में यह व्यवस्था बनाई गई कि जो संघ शासित क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है अर्थात दिल्ली, और कौन? संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, इन दोनों के निर्वाचित विधायकों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में, कि आप राष्ट्रपति के लिए वोट दे सकते हैं। किसको किसको? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, और दूसरा पांडिचेरी। इसे कब दिया गया? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि जो यहाँ के निर्वाचित विधायक हैं, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यही दो ऐसे शासित क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां के विधायक निर्वाचित होते हैं, तो इसलिए इनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 55। यहां से काफी प्रश्न निकलता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 55 इसमें क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन, अभी हमने कहा ना कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है ब्रिटेन के सम्राट के समान है, लेकिन हमारे यहाँ जो संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान है लेकिन वो भी निर्वाचित होता है। तो अनुच्छेद 55 में क्या व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे होगी, इसके लिए कैसे वोट डाला जाएगा। भाई ये तो जनता द्वारा चुना नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रपति जनता का है, तो इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती, किस तरीके से इसको वोट डालना है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसमें है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, या हम कहें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें जो हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उससे संबंधित अन्य बातें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1992 ईस्वी में दी गई हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। भाई सब निर्वाचन हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष ही होता है, जितने भी वोट पड़ते हैं सब छुपके तो डाले जाते हैं, अपनी भाषा में समझिए कि छुपके तो डाले जाते हैं। तो कह रहा अप्रत्यक्ष निर्वाचन,
द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और कौन से विधि अपनाई जाएगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक पद्धति के अनुसार आनुपातिक पद्धति के अनुसार, साथ में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके अनुसार हमारे यहां राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जैसे अब देखिए, सबसे पहले हम एक कुछ समझते हैं कि ये इसका व्याख्या क्या है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्या कहता? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब राष्ट्रपति हमारा तो सीधे सीधे चुनाव में भाग लेता नहीं कि जनता उसके लिए वोट डाले, लेकिन जनता जब वोट नहीं डालती है तो वो राष्ट्रपति चुना कैसे जाएगा, या वो जनता का राष्ट्रपति कैसे होगा? तो राष्ट्रपति चुनने से पहले जनता क्या करती है कि वोट डालती है। क्या चुनती है? विधायक और सांसद चुनती है। अब ये जनता के प्रतिनिधि हो गए, विधायक भी जनता का प्रतिनिधि और सांसद भी जनता का प्रतिनिधि। तो ये लोग किसके प्रतिनिधि हो गए? जनता के प्रतिनिधि हो गए। अब जनता ने कहा कि आप जाइए और हमारे लिए एक राष्ट्रपति चुनिए। अब राष्ट्रपति चुनने का मामला आ गया तो यहां से ये दोनों आदमी, जैसे भाई हमने कहा ना कि अभी जो निर्वाचित होंगे वही वोट डालेंगे। निर्वाचित कौन होता है? जिसे जनता वोट डालती है या चुनाव में भाग लेते हैं, वो लोग निर्वाचित होते हैं। तो अब विधायक और सांसद चुन लिए गए। जनता ने इनसे कहा कि आप हमारे लिए एक राष्ट्रपति बनाइए, देश का मुखिया बनाइए। तो ये लोग पहुंचते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि जब विधायक इलेक्शन लड़ता है, चुनाव में भागीदार बनता है, तो कई लोग लड़ते हैं। भाई 2 ही मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तो इसमें एक आदमी विजयी होता है, जैसे विधायक विजयी हो गया। लेकिन अब कुछ व्यक्ति तो जो पराजित विधायक है, जो रनर विधायक है, उसको भी तोड़ दिए होंगे। तो उसमें अब उसका भी राष्ट्रपति होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इनको 1100 लोगों ने वोट दे दिया और जो पराजित है उसको 1000 वोटों मिले थे। तो 1000 वोट जब मिले तो 100 वोट से विजयी हो गए। लेकिन मामला जो 1000 लोगों ने 1000 लोगों ने वोट दिया, तो उनका भी तो राष्ट्रपति होना चाहिए। तो इसके लिए व्यवस्था बनाई गई संविधान में कि वोट तो एक व्यक्ति देगा, भाई जो विजयी होगा वही वोट देगा। तो अब विधायक पहुंचते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन ये वोट एक देते हैं, लेकिन इनके वोट का वैल्यू पूरे प्रदेश की जनसंख्या के वैल्यू से निकाला जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, अगर ए उसने वोट दे दिया राष्ट्रपति को, तो वोट एक गिना जाएगा, लेकिन उसका मत मूल्य जो वैल्यू है वो ज्यादा होता है, संपूर्ण जनसंख्या के बराबर होता है। इसको निकालते कैसे हैं? एक विधायक का मत मूल्य या एक सांसद का मत मूल्य का वैल्यू क्या है, हम उसको देखते हैं। निकालने का सीधा सा फार्मूला है। जैसे मान लीजिए विधायक का निकालना है, इनके एक वोट का मत मूल्य निकालना है, तो इसको हम करेंगे जिस भी प्रदेश का निकालना है उस प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या। भाई वोट देखिए, हमने कहा ना कि ये विधायक को कुछ लोगों ने वोट दिया, भाई विजयी हो गए, ज्यादा लोगों ने दे दिया। लेकिन जो पराजित व्यक्ति है, जो हारा हुआ है विधायक के पद पे, नहीं पहुंच पाया, उसको भी कुछ लोगों ने वोट दिया। तो यही यहां पर व्यवस्था बनाई गई कि विधायक के वोट वैल्यू जो निकालना है, मत मूल्य निकालना है, उसका क्या है कि संपूर्ण जनसंख्या, संपूर्ण जनसंख्या बटा जितने कुल विधायक बनते हैं, जैसे कुल विधायक, और उसके बाद 1/1000। इसी आधार पर जो है संपूर्ण वोटों का वैल्यू निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, वोट एक ही दे रहे हैं विधायक, वोट गिनती में एक ही आएगा, लेकिन उसका मत मूल्य निकाला जाएगा, वैल्यू निकाला जाएगा, तो इस फार्मूले पे निकाला जाएगा। अब हम लोगों ने इस फार्मूले को देखते हैं कि कैसे जो है लोगों संपूर्ण जनसंख्या बटा विधायक गुणे 1/1000 होता है, तो जनसंख्या के हिसाब से मत मूल्य निकलता है विधायक का। किसी एक प्रदेश को उठा लीजिए, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा
कि ये 1971 ईस्वी की जनगणना के अनुसार ही जनसंख्या मानी जाएगी। 1971 ईस्वी की जो जनगणना है उस आधार पर ही यह माना जाएगा कि यही जनसंख्या का वास्तविक जानकारी है। बाद में बेशक गणना हुई है, मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन ये माना कब का जाएगा? 1971 ईस्वी वाली जनगणना ही मानी जाएगी। तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? भाई सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसी का हम देखते हैं, बाकी उसी आधार पर सब निकाल लीजिएगा आप लोग। तो हमने क्या कहा कि कुल जनसंख्या, तो उस समय उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी अब ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इस तरीके से याद करिए 83 84 99 05। अब जैसे भी आपको जैसे भी याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पेपर में जो पूछता है तो ये ऐसे ही पूछ लेता है कि कितनी जनसंख्या 1971 ईस्वी में थी या इनका मतमूल्य कितना था 1971 ईस्वी के अनुसार। तो अब इतनी जनसंख्या थी, हमने फिर आगे क्या लिखा था कि कुल विधायकों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधायक हैं? 403। अब इसको भाग दे दीजिए आप भाग दे दीजिएगा तो ये आएगा, इतना आएगा, ठीक है। नहीं अभी कहां मतमूल्य हुआ, अभी हमने इसके आगे क्या किया था 1/1000। अब इसको 1000 से भाग दीजिए ना, इसको 1000 से, तो यहां क्या होता है कि 3 अंक पे जाके दशमलव लग जाता है, अर्थात एक विधायक का वोट का मूल्य, एक विधायक के वोट का वैल्यू कितना है? वैल्यू ये हो गया 208। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधायक हैं? अरे भाई जब सभी का निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो संपूर्ण विधायकों का निकलेगा। भाई संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि है। अब संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो कैसे होगा? तो जब संपूर्ण विधायकों के इस वैल्यू से गुणा किया जाएगा तभी तो होगा। तो संपूर्ण कितने हैं? तो 403 हैं गुणे 208। अब इसका गुणा कर लीजिए आप लोग, तो ये आएगा 83 82 4। ये उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विधायकों का वोट वैल्यू है। वोट तो एक गिना जाएगा, लेकिन उनके मत का वैल्यू कितना है? अकेले उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में इतने वोट वैल्यू के साथ सबसे बड़ा भागीदार बनता है, क्योंकि जनसंख्या उसकी ज्यादा है। अब इस हिसाब से देखें तो हमारे यहां 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 28 राज्य में अगर टोटल विधायकों की संख्या जोड़ी जाए तो 4033 बनती है। तो 4033 का अगर मत मूल्य निकाला जाए, सभी विधायकों का अगर मत मूल्य निकाला जाएगा, ऐसे ही निकाला जाएगा कि जनसंख्या बटा विधायकों संख्या गुणे 1/1000, ऐसे ही आप रख के निकाल दीजिएगा तो संपूर्ण जनसंख्या के वैल्यू जो है उस राज्य का वोटों का वैल्यू निकल जाएगा विधायक का। तो इस हिसाब से 28 राज्य में कुल विधायकों की संख्या 4033, और इस प्रकार अगर मत मूल्य निकालेंगे, इनका वैल्यू निकालेंगे, वोटों का वैल्यू निकालेंगे, तो इनका आता है, ये 28 राज्य के विधायकों के वोट का वैल्यू है राष्ट्रपति के चुनाव में। किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार पुनः देखिए, ये काटने वाला अगर हम करते हैं ना तो काफी समय लग जाता। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आप स्वयं कुछ भी रख के, किसी भी, जैसे हमने उत्तर प्रदेश का निकाला तो आप किसी और प्रदेश का निकाल के देख लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा। ये तो हो गया विधायक का, लेकिन वोट कौन कौन डालता है? हमने क्या कहा कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं या संसद के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अब इनका तो निकल गया विधायक का। अब हम देखते हैं कि सांसद के वोट का वैल्यू कितना है। सांसद एक वोट डालता है तो उसका मत मूल्य कितना निकलता है, उसका वैल्यू कितना निकलता है। चूंकि हम लोगों ने पहले इसलिए विधायक का देखा क्योंकि ये छोटे एरिया का प्रतिनिधित्व करता है। भाई सांसद के अंतर में कई जो विधानसभाएं, कई विधानसभाएं होती हैं और उस विधानसभा का एक विधायक होता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले विधायक का वोट वैल्यू निकाला। अब हम देखते हैं सांसद का वोट वैल्यू कैसे निकलता है। अब हमने देख लिया विधायक वाला, अब सांसद का देखते हैं। जैसे सांसद का मतलब देश के लिए कानून बनाने वाले जो संस्था है सांसद। तो एक सांसद के जो कहा कई सांसद जुड़ते हैं तो संसद बनता है।
तो इस सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो इनका निकाला जाएगा कुल विधायकों का मत मूल्य, वैल्यू, कुल विधायकों का मत वैल्यू बटा सांसदों की संख्या। ये फार्मूला है, कुल विधायक का मत वैल्यू और बटा सांसद की संख्या, जो सांसद हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा में कुल कितने हैं? तो 545। इस 45 में दो निर्वाचित होते हैं, दो मनोनीत होते, सॉरी, दो मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन करता है? हमने पहले आपसे बताया ना, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस समुदाय का? एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। अब चूंकि राष्ट्रपति मनोनयन करता है और राष्ट्रपति का ही चुनाव है, तो मनोनयन करने वाले व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया। अच्छा, ये एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति है, जैसे हम जब गुलाम थे तो कुछ ऐसे अंग्रेज थे या विदेशी थे, वो यहाँ की महिलाओं से शादी कर लिया और उन महिलाओं से कुछ बच्चे पैदा हो गए। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि भाई अगर इनकी बात नहीं कोई करेगा तो इनको सुनने वाला कौन होगा। तो इसलिए ये प्रबंध किया गया कि राष्ट्रपति दो व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करेगा। तो यही एंग्लो इंडियन समुदाय के दो व्यक्तियों को मनोनयन राष्ट्रपति करता है। भाई हमारे संविधान सबको साथ लेके चलने की बात करता है ना, तो इसलिए इस एंग्लो इंडियन समुदाय को भी दो प्रतिनिधि शामिल करने का प्रावधान किया गया, जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। इस हिसाब से कितने विधायक सांसद हो गए? तो 543। अब राज्यसभा, राज्यसभा में कितने हैं? तो 245। इस 245 जो प्रतिनिधि हमारे हैं, सांसद जी हैं, उसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे कला साहित्य विशेष वर्ग से तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब ये 12 व्यक्ति तो वोट डाल नहीं पाएंगे भाई, चूंकि मनोनीत हैं। तो अब इनका कितना हो गया? ये हो गया 233। 233। अब हम देखते हैं कि कुल विधायक सांसदों की संख्या कितनी है, कुल सांसद कितने हमारे हुए। अब 776 कुल सांसद हो गए। अब वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि कुल विधायक का मत वैल्यू कितना था? बिल्कुल सही, हम देखते हैं इसको। अब यहां पर हम देखते हैं कि सांसद का जो मत वैल्यू कितना है। हमने क्या कहा था? कुल विधायकों का मत वैल्यू कितना था? तो बिल्कुल आपने सही बताया था, बट्टा में कुल सांसदों की संख्या तो कितनी आई? 776। अब इसको हम काट देंगे इससे, तो ये आएगा 700। अर्थात एक सांसद के वोटों का वैल्यू, मत मूल्य का वैल्यू, जैसे एक सांसद वोट डालेगा, गिना तो एक जाएगा, लेकिन उसके वोट का वैल्यू कितना बनेगा? ये 700 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संपूर्ण सांसदों का, संपूर्ण अर्थात कुल सांसदों का वोटों का वैल्यू। अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई से गुणा करेंगे तो ये आएगा ये, अर्थात कुछ ही वोटों का वैल्यू जो है विधायकों से कम है। नहीं, विधायकों की संख्या भी तो ज्यादा है। तो ये 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि विधायक का वोटों का मत वैल्यू और सांसद के वोटों का मत वैल्यू। यहाँ से पेपर पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने लोग भाग देते हैं, अर्थात कितने लोग वोट डालते हैं। तो देखिए वोट कितने लोग डालते हैं, तो कितने थे? तो 4033 विधायक थे और ये 776 ये है। तो कितने लोग हो गए? 4809 लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो वोटों का मत मूल्य है, वैल्यू है, वो कितना है, तो उसको भी जोड़ दीजिए। तो ये हो गया
ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वोटों का मतमूल्य है। अब इस हिसाब से आप केवल याद कर लीजिएगा कि ये जितना है, इस हिसाब से आप वहां स्वयं निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत, एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज किसे कहते हैं, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है, तो इसी को कहते हैं राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। अब हम देखते हैं कि आनुपातिक पद्धति क्या है, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, उसको हम देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको सभी व्यक्तियों को वोट देना है। जैसे अभी भी क्या है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो पर्ची पर होता है, ईवीएम पे नहीं होता है। जैसे हम लोग वोट देते हैं तो एक व्यक्ति को वोट देते हैं, अगर आप दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वोट निरस्त मान लिया जाएगा, खराब हो गया वोट। लेकिन राष्ट्रपति वाले में क्या है कि एक अनुपात में सभी व्यक्तियों को वोट देना है। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़े, ए, बी और सी। अब आप गए वोट डालने के लिए, तो वोट डालने में जैसे आपने देखा कि ये आदमी ठीक है, ये आदमी नहीं ठीक है, ये चलिए ठीक है, लेकिन देना सबको है, ठीक तो ये भी नहीं है, लेकिन आपको वोट देना सबको है। तो आपने क्या किया, इनको कहा चलिए भाई पहला नंबर पर हमारी पसंद ये है, दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे ये है। लेकिन जब अगला व्यक्ति पहुंचेगा, दूसरा व्यक्ति पहुंचेगा वोट डालने के लिए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता हैं वो डालने के लिए पहुंचेंगे, तो वो क्या करेंगे, तो उनकी पसंद मान लीजिए ये नहीं ठीक है, ये पहले नंबर पर पसंद है, तो इसको दूसरा कर दिया, इसको तीसरा कर दिया। उसके बाद फिर अगला व्यक्ति पहुंचता है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पसंद ये है कि ये राष्ट्रपति बन जाए, और दूसरे नंबर पे हमारी पसंद ये है, और तीसरा नंबर इनको दे दिया। तो इस तरीके से एक अनुपात में आपको वोट डालना है। अब जैसे आपको वोट गिनती करना है, तो यहां पर आप प्रथम वरीयता के वोट गिने जाएंगे। प्रथम वरीयता का मतलब पहला नंबर किसको पसंद लोगों ने किया। अब देखिए इसमें एक व्यक्ति ने इन्हें ए को पसंद किया है, तो इनका ए का जो है 1 है, और यहाँ बी को जो है 2 व्यक्तियों ने पसंद किया ये, और सी जो है लाइन से बाहर हो गया। सी को किसी ने भी पसंद नहीं किया प्रथम वरीयता के वोट में। अब इनका क्या होगा कि ये जो इनका वोट है, इन दोनों प्रत्याशियों को ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर बराबर में बांट दिया जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। भाई अब ये तो जीतेंगे नहीं, लेकिन इनका भी राष्ट्रपति होगा, तो अब इनका राष्ट्रपति है, तो जब इनका वोट इसके पास चला जाएगा तब भी ये भी तो गौरव से कहेंगे कि हमारा भी वोट आपके पास है। भाई गर्व से ये भी कहेंगे, गौरव, हारे हैं उसका गम है, दुख है, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि हमारा भी वोट आपको प्राप्त है। दोनों व्यक्तियों को कोई भी जीते। अब इसमें इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। अब यहां पर हम वोट गिनते हैं, प्रथम वरीयता के हिसाब से बी वाला जो है व्यक्ति राष्ट्रपति हो गया, प्रथम वरीयता के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने जो है इन्हें वोट दे दिया, इन्हें जो है एक व्यक्ति ने और पसंद किया, इन्हें क्या किया कि 2 व्यक्तियों ने पसंद किया, और इन्हें जो है एक तीसरा व्यक्ति वोट दे दिया। अब देखिए जब बराबर पे छूटेंगे, अब देखिए इनका भी 1 है, भाई ये भी बराबर पे है, इनका भी 1-1 बराबर है प्रथम वरीयता, 2 वोट इनको भी मिला, 2 वोट इनको भी मिला प्रथम वरीयता का। चलिए इनके सी तो हार गए। तो अगर जब बराबर की स्थिति बनी, वोटों का काउंटिंग बराबर हो जाए, तब द्वितीय राउंड की द्वितीय वरीयता का मतगणना शुरू होती है। द्वितीय चक्र की मतगणना प्रारंभ हो गई। कैसे होता है कि द्वितीय चक्र का मतगणना चालू हो रही, तब इसमें देखा जाएगा कि किसे 2 व्यक्तियों ने पसंद किया है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पसंद करने वाला व्यक्ति कौन सा है। तो इसमें कौन है, तो यहाँ देखिए इन्हें दूसरे नंबर पर केवल 1 व्यक्ति ने पसंद किया है, द्वितीय वरीयता के वोट में 1 व्यक्ति ने पसंद किया है, और इन्हें क्या है कि देखिए इन्हें 2 व्यक्तियों ने पसंद किया है। अब इस द्वितीय चरण की मतगणना में बी, भाई ये संजोग है कि ए वाले प्रथम वरीयता में भी विजयी था और द्वितीय चक्र में भी विजयी भी हुआ है बी, यहाँ की काउंटिंग के हिसाब से। लेकिन हमें जो कहना था, हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं कि अगर प्रथम वरीयता में लोग बराबर छूटते हैं, 2 व्यक्ति बराबर हैं मतगणना के हिसाब से, तो द्वितीय चक्र की मतगणना शुरू होती है। और इस
द्वितीय चक्र की मतगणना में विजयी होने वाले चौथे हमारे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। बीबी गिरी साहब के साथ एक अच्छा खासा जो वाकया जुड़ा हुआ है। बीबी गिरी साहब थे, वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़े थे। कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी कोई और था, लेकिन उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दीजिए। भाई कभी कभी नेताओं की अंतरात्मा भी जगती है ना। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि आप अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट डालिए, और उस अंतरात्मा के हिसाब से भारत के चौथे राष्ट्रपति बने बीबी गिरी, जो एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे।